पढ़ाई का टाइम टेबल ढंग से नहीं बना पा रही, मतलब कि पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ टाइम से। चारों की चारों सब्जेक्ट का टोटल सिलेबस हो जाएगा, तो मैम उसको रिवाइज कैसे करेंगे? टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो खुद झेल पाओ, खुद उस चीज को पूरा कर पाओ। खुद से पूछ लेना हो पाएगा क्या, वरना 1 घंटा कम कर देना। जो सोच सकते हो, जो प्लानिंग कर सकते हो, जो स्ट्रेटेजी बना सकते हो, वो अभी समय है। बाद में तो कुछ नहीं बचेगा, बाद में कुछ नहीं आएगा। ये जो है ना कि 2 घंटे में कैसे 180 नंबर लेकर आए, उससे नंबर नहीं, केवल एंजाइटी आती है। पूरा मोटिवेट हो गया, आज ही गए, बैठ गए, मैं तो 12 घंटे से पहले उठना ही नहीं हूँ, अगले 2 दिन गायब। इसको पढ़ाई नहीं कहते। तुमको पता ही नहीं है तुम क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हारे सिली मिस्टेक का पैटर्न क्या है। तुमसे बबलिंग गलत हो रही है, मतलब ओएमआर शीट को भरने में गलती हो रही है, कि तुम करेक्ट इनकरेक्ट को गलत करके आ रहे हो, कि तुम मैच दी फॉलोइंग में गलत कर रहे हो। रट के काम नहीं कर सकते। अब फिजिकल वो वाली तो है ही नहीं कि तुमने फॉर्मूले रटे, तुमने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए, हो गया तुम्हारा काम। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई आप सभी लोगों की? तो बेटा, अभी आप लोगों की पढ़ाई को और बेहतरीन बनाने के लिए हम आज का सेशन रख रहे हैं, ठीक है। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री में परफेक्ट स्कोर नीट में, मतलब 180 आउट ऑफ 180 कैसे स्कोर किया जा सकता है, ठीक। सबसे पहले तो अभी हम लोग जर्नी के ऑलमोस्ट स्टार्टिंग पॉइंट में ही हैं, हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की है ना। अभी से ही अगर आप इस तरीके का माइंडसेट बनाओगे कि कैसे मैं एक परफेक्ट स्कोर लेकर आऊँ, हम लोगों को स्टार्टिंग में केवल और केवल ये नहीं सोचना है कि हमें सिलेक्शन चाहिए। केवल अगर आप सिलेक्शन के पीछे भागोगे, देखो अगर आप 100 का सोच के चलोगे ना, ये फैक्ट है, तब जाकर आप मेहनत करोगे और आप 95 के अप्रॉक्स तक हम लोग पहुंच पाते हैं, ठीक है। 100 की जितनी मेहनत अगर, मतलब 100 अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको 110 120 की मेहनत करनी पड़ेगी। तो केवल अगर सिलेक्शन की सोचोगे ना, तो वो बहुत छोटा फैक्टर हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको केवल सिलेक्शन नहीं, रैंक के बारे में बात करनी चाहिए, और हमेशा रैंक के हिसाब से सोचना चाहिए कि मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी रैंक चाहिए। और ये चीज़ हम लोगों को लगता है कि मेरे लिए तो मैं तो सिलेक्शन ले लूँ, वही बड़ी बात है। ये फैक्ट होता है, हम लोग खुद को बहुत कम आंकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों में से ही कुछ बच्चे सिलेक्शन भी लेंगे और आप ही लोगों में से कुछ बच्चे रैंक भी लेकर आएंगे। कोई अलग से नहीं आता, कुछ भी नहीं, पर हाँ, पढ़ने का, मेहनत करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सीधी सी बात है। आपकी, मान लो आप स्कोर कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, या स्टार्टिंग में हो, या कम पढ़ाई हो पा रही है, कुछ भी मान लो, और आप लगभग स्कोर कर रहे हो 400। एक बच्चा है वो लगातार 650 प्लस लेकर आ रहा है। एक बार अपनी और उसकी दिनचर्या को खुद चेक कर लेना, उससे पूछ के देखना वो पूरे दिन क्या करता है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब केवल इतना ही है कि आपको एक परफेक्ट स्कोर करने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बदलनी पड़ेगी। आज हम उसी की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपना माइंड सेट इस तरीके का बनाओ। आपका माइंड सेट बहुत बड़ी चीज़ है बेटा, जो आप सोचते हो ना वही आपके साथ एक्चुअल में होगा। आपने अगर सोच लिया आपका नीट निकलेगा, तब चांसेस है नीट के निकलने के। अगर आप पहले से ही सोच के बैठे हो कि मेरे बस की तो नहीं है, इस साल तो मेरे से नहीं हो पाएगा, तो तुम नहीं कर पाओगे। हमारे माइंड में पहले से ही हमने वो चीज़ बिठा ली है, हम उसके लिए उतनी मेहनत ही नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आपको केवल सिलेक्शन नहीं, आपको अपने माइंड में क्या चीज़ बिठानी है कि मेरे को एक अच्छी रैंक लेकर आनी है एट एनी कॉस्ट, मुझे रैंक ही लेकर आनी है। आप अगर रैंक के हिसाब से सोचना स्टार्ट करोगे ना, तो आप उस डायरेक्शन में मेहनत कर पाओगे। और ये फैक्ट है, आप एक बार सोच के देखना, आपका तरीका बदल जाएगा, मतलब चीज़ों को पढ़ने का, एनालिसिस करने का, सारी चीज़ों को। अब बात आती है कि हम किस तरीके से एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि केमिस्ट्री में ना बेटा, केमिस्ट्री अपने आप में बड़ा वास्ट है, क्योंकि इसमें खुद में ही 3 और चीज़ें मिली हुई है। एक हो गई अपनी फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपको भी पता है हम जनरली बात किसकी करते हैं, न्यूमेरिकल्स की, पर वो स्कोप भी अभी कम होता जा रहा है। वो न्यूमेरिकल की जगह फिजिकल केमिस्ट्री में से भी स्टेटमेंट वाले, करेक्ट इनकरेक्ट, मैच दी फॉलोइंग, ये सारे असर्शन रीजंस, ये क्वेश्चन पूछता है। और इस चीज़ के लिए चाहिए कॉन्सेप्ट। आप रट के काम नहीं कर सकते। अब फिजिकल वो वाली तो है ही नहीं कि तुमने फॉर्मूले रटे, तुमने फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन किए, हो गया तुम्हारा काम। तुमको अभी से ही अपने पढ़ने के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। देखो,
अगर अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको पढ़ने के तरीके में चेंज करना पड़ेगा। हम बात करेंगे फिजिकल की अभी। दूसरी आ गई अपने पास इनऑर्गेनिक, और तीसरी आ गई अपने पास ऑर्गेनिक। बेटा तीनों में से कोई सी भी केमिस्ट्री हो, इवन कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर काम करो। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना है, शॉर्टकट नहीं अपनाने। आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, खूब कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन करो बहुत सारे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, देन शॉर्ट नोट्स बनाओ अपने। और फिर आपके पास जो शॉर्ट नोट्स निकल के आएंगे ना, वो आपके खुद के ही होंगे। वो कोई टीचर, वो किसी और से शॉर्ट नोट्स कभी कॉपी नहीं हो सकते, क्योंकि शॉर्ट नोट्स तुमने जितनी चीजें पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग बन के आते हैं शॉर्ट नोट्स। तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट है, तुमने इतने क्वेश्चन किए उसके अकॉर्डिंग क्या है। और ये शॉर्ट नोट्स बहुत काम आएंगे, बहुत ज्यादा काम आएंगे। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा तैयार होना चाहिए। आपको रट्टाफिकेशन तो करना ही नहीं है, बिल्कुल भी रटना ही नहीं है कुछ भी चीज को। आप उसको समझ के आगे बढ़ो, क्योंकि आजकल का अपने को पता है बेटा, नीट का पेपर कोई हलवा जैसा आ ही नहीं रहा है। बहुत ज्यादा चीजें घुमा के पूछी जा रही है, और घुमा करके आप उस चीज को तभी समझ पाओगे जब आपने रटा नहीं होगा। तो पहले तो कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस। केमिस्ट्री में केवल और केवल तुम रिवाइज करते रहो अपने नोट्स को, क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करो या बहुत कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कई बार बच्चों के डाउट आते हैं, मैडम मेरे से तो टेस्ट में क्वेश्चन ही नहीं हो पा रहे वही टेस्ट पेपर घर पे लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चन हो जा रहे हैं। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, साथ में आप घर पर टाइमिंग लगाकर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपका मॉड्यूल है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप क्या क्या काम में ले सकते हो। मॉड्यूल हो गया आपका, डीपीपी हो गई, थोड़े बहुत और मॉड्यूल के अलावा पुराने PYQs हो गए, ये कर लिया। मान लो आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो आप सबसे पहले उठाओ NCERT के क्वेश्चन। अब काफी आपके मॉड्यूल में वैसे कवर हो जाते हैं, बच्चे कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन वगैरह हो गए वो, या कोई एग्जाम्पल NCERT में दे रखा है वो। देन उठाओ आप NCERT की एग्जाम्पलर, इसके क्वेश्चन करो पहले। ये अपने नीट का प्रॉपर सोर्स है। आपने ये भी कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर आपने ये काम करा है और फिर भी आपको अगर किसी टॉपिक में लगता है तो आप JEE मेंस के क्वेश्चन करो। हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ, एडवांस से पहले तैयारी बेसिक की होनी चाहिए। अगर हमारा बेस ही खराब है तो हम एडवांस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप अपना बेसिक तैयार करो यहां से। दूसरी बात, प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन का तरीका, एक बार जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है डेली जाके रिवाइज करो। पहली चीज, पहला रिवीजन डेली क्लास रिवीजन होगा आपका। डेली क्लास रिवीजन करके आपके पास DPP में और मॉड्यूल में आपके पास टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, आप उसको क्वेश्चन ट्राई करो। केवल रिवीजन से भी काम नहीं चलने वाला। कॉन्सेप्ट, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत बढ़िया रिवीजन, इससे ही मार्क्स इंप्रूव होंगे। बस और कोई तरीका है ही नहीं, और कोई भी तरीका नहीं है। आप अगर चाहते हो कि आपको आगे आने वाले समय में किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने में कम समय लगे, उसके लिए मेहनत अभी करनी पड़ेगी। अभी जितना अच्छा रिवाइज करोगे, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तभी आगे ये वाली चीज पॉसिबल है। ये चीज समझ आई? उसके बाद क्या करना है, एक रिवीजन क्या हो गया, क्लास रिवीजन हो गई आपका। मान लो देखो, एक टॉपिक हम जनरली लेके चले तो 2 क्लास में पूरा हो रहा है हमारा, एक बड़ा कोई टॉपिक हो गया, तो आप 2 क्लास के बाद फिर उसके क्वेश्चन ट्राई करो। बीच में किसी भी चलते हुए टॉपिक के क्वेश्चन बीच में मत ट्राई करना, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। जब तक टीचर की तरफ से वो पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट नहीं होता, तब तक आपको उसके क्वेश्चन ट्राई नहीं करने। डिमोटिवेशन आएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो रह जाएंगे। समझ आ गई बात? और लास्ट में जब टॉपिक अपन कंक्लूड करके बंद कर देते हैं ना, तभी हमें असली चीजें समझ आने लगती है। ठीक है, दूसरी बात, आपने ये ट्राई कर लिया। देन इसके बाद क्या होगा, आपका चैप्टर खत्म हो गया, देन आप मॉड्यूल सॉल्व करो कंप्लीट। मॉड्यूल सॉल्व करो, डाउट पूछो, मॉड्यूल सेशन वगैरह होता है अपना डाउट सेशन, उसमें पूछो, कंप्लीट करो उसको। ये हो गया। देन आप क्या चेक कर सकते हो, PYQs, ये भी हो गया। उसके बाद आप एक बार NCERT के क्वेश्चन, बेटा NCERT को नहीं भूलना अपने को। जैसे बायो में NCERT की आप बातें करते हो, वैसे केमिस्ट्री में भी करनी है। देखो 180 में से 180 चाहिए ना, तो आपको कुछ नहीं छोड़ना, फिर कुछ मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना। आप नीट 2025 का पेपर उठा के देखो, उसने बहुत छोटी छोटी चीजों को भी लिंक किया हुआ है।
उसने एक बीच में स्टेटमेंट डाला हुआ था, एसओपी वाले क्या होते हैं, मुख्य समूह के तत्व होते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। तो ये छोटी छोटी बातें भी नहीं छोड़नी हमें, तो आपको इनको भी कवर करना पड़ेगा। मैं ये बात बोल ही नहीं रही हूँ कि तुम ये छोड़ दो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कम इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट तो सभी है ना। हम यहाँ पर सिलेक्शन की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर मार्क्स और रैंक की बात कर रहे हैं, और रैंक के लिए हम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। ये बात समझ आ गई। देखो अब वो वाला है ही नहीं, हम वो टाइम की बात नहीं कर रहे कि तुझे सिलेक्शन लेना है केवल ये पढ़ रहे। भाई अगर तुम स्टार्टिंग से ही केवल गिने चुने टॉपिक पढ़ोगे तो लास्ट तक तो वो और गिने चुने रह जाएंगे, लास्ट में तो आपके पास और टाइम रहेगा। स्टार्टिंग में तो सब कुछ, लास्ट में फिर आप रिवीजन पर किस पर आ जाओगे, और इम्पोर्टेंट ये सब होगा ना। अब आप स्टार्टिंग में ही 4 चैप्टर पकड़ के चलोगे तो स्टार्टिंग में तो वही की रह जाएगा, मतलब लास्ट में तो वही की रह जाएगा। तो आपको कम से कम अभी तो सारी चीजें कवर करनी है, अभी तो ये टाइम है आपको सब कुछ कवर करना है, सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं एटलीस्ट एक बार। आप इस चीज को समझो, हम बार बार क्यों कहते हैं क्वेश्चन ट्राई करो, ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करो, या हम बार बार इतना ज्यादा टेस्ट के बारे में क्यों बात करते हैं कि बार बार टेस्ट दो, बार बार टेस्ट दो। आप नीट में जब आप एग्जाम में बैठोगे बेटा, सोचो आपने टेस्ट बहुत कम दिए, आपके पास वो 3 घंटे हैं, और आपके पास अब नीट का पेपर है, उसमें क्वेश्चन के चलो अप्रोच समझ आ सकती है, पैटर्न समझ आ सकते हैं, क्वेश्चन तो नया आएगा ना बन के, लैंग्वेज तो घूमी हुई आएगी ना थोड़ी बहुत। तो आपके माइंड को इसका इंस्ट्रक्शन तो पहले ही मिलना चाहिए ना कि इस टाइम पर कैसे काम करना है। तो ये इसका इंस्ट्रक्शन कैसे पता चलेगा, जब आप बार बार टेस्ट दोगे, आपको नए नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, आप नए नए क्वेश्चन ट्राई करोगे, आप उसी 3 घंटे में सेम पैटर्न फॉलो करोगे बार बार, तब जाकर के कहीं आपका माइंड प्रिपेयर हो पाएगा इस चीज के लिए कि हाँ भाई ऐसा काम मैं पहले भी करता हुआ आया हूं, कुछ नया नहीं है। अदरवाइज वहां जाके पैनिक हो जाओगे बिल्कुल। तो इसीलिए नेक्स्ट क्या समझ आया हमें, टेस्ट। ये सब करने के बाद टेस्ट देना है, और ये सब ऐसे बातों में पूरा नहीं होगा, इसका आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और डेली करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। बस आपने मान लो आज पूरा मोटिवेट हो गया, आज ही गए बैठ गए, मैं तो 12 घंटे से पहले उठना ही नहीं हूँ, अगले 2 दिन गायब, इसको पढ़ाई नहीं कहते। ये आपने और ज्यादा चीजें खराब कर ली। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो खुद झेल पाओ, खुद उस चीज को पूरा कर पाओ, खुद से पूछ लेना हो पाएगा क्या, वरना 1 घंटा कम कर देना, हो पाएगा तो ही आगे बढ़ना है। बस किसी को कहानी सुनाने के लिए नहीं, कहानी सुनाने लायक तो बने पहले, है कि नहीं, तो पहले उसके लायक तो बने अपन। तो इसीलिए 3 बजे उठता था, ये बताऊंगा तो बड़ा मजा आएगा, उठ ही नहीं पा रहा हूं, तो वो वाला काम नहीं करना हमें। अगर आप पहले से लिखा पढ़ी करके रखोगे कि मेरे को इस टाइम पे ये पढ़ना है, इस टाइम पे ये पढ़ना है, मेरा टेस्ट आने वाला है, टेस्ट के ये टॉपिक कवर करना है, इस तरीके की चीजें पढ़ोगे करोगे आप, तब जाके आगे बढ़ पाओगे। और टेस्ट में ये सब पढ़ के जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हो ये सब। अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है, आप बाकी की चीजों में से टाइम निकाल करके केवल पढ़ाई में लगाओगे, और बेटा अब टाइम नहीं बचा आपके पास, अब बस आने ही वाली है चीजें आपकी। आप देखोगे ना, अब देखते देखते अब फटाफट दिवाली आती हुई नजर आएगी, सीधे दिवाली नजर आएगी फिर, और दिवाली के बाद सीधे तुम्हें सर्दियां खत्म, मार्च आया, मार्च के बाद तो ऐसा लगता है पेपर आ गया, उसमें तो हाय तौबा पेपर आ गया, इसी में ही चीजें निकल जाएगी। तो जो है अभी है, जो सोच सकते हो, जो प्लानिंग कर सकते हो, जो स्ट्रेटेजी बना सकते हो, वो अभी समय है, बाद में तो कुछ नहीं बचेगा, बाद में कुछ नहीं आएगा। ये जो है ना कि 2 घंटे में कैसे 180 नंबर लेकर आए, उससे नंबर नहीं, केवल एंजाइटी आती है, केवल स्ट्रेस आता है और कुछ नहीं आता। अगर आपको इन चीजों पर वर्क करना है तो अभी समय है, अभी से अपनी स्ट्रेटेजी बनाना स्टार्ट करो। अभी तो स्टार्ट ही हुआ है मैडम, खत्म होते देर नहीं लगेगी, तुम भी निबट जाओगे, नीट भी निबट जाएगा, दोनों खत्म, नहीं सोचोगे तो। अभी है जो समय है, बस अब नहीं तो बिल्कुल मतलब पॉसिबल ही नहीं है। सिलेक्शन के लिए भी स्ट्रेटेजी तो बनाओ कम से कम, क्या पढ़ना है, गो विद द फ्लो में नहीं होगा काम कि चल रहा है जैसे चलने दो, टेस्ट आ गया तो पढ़ लिया, उठा लिया, पढ़ लिए, आज कहीं किसी ने बुला लिया, घूमने चलेगा, उसमें काम नहीं होगा। आप रेगुलर एक बार आप 1 महीने ये काम करके तो देखो, तुमको खुद में इंप्रूवमेंट दिखेगा। अगर तुम सीरियस हो तो अपने नीट के लिए, देखो सीधी सी बात है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें अगली साल सिलेक्शन चाहिए एट एनी कॉस्ट, तो पहले रैंक के बारे में सोचना स्टार्ट करो कि सिलेक्शन नहीं, रैंक चाहिए मुझे, तो तब जाके कहीं अटकोगे बीच में। और ये फैक्ट है, हम लोग यहां का सोचते हैं तब यहां पहुंच पाते हैं, तुम यहां का सोचोगे तो सोचो कैसे पहुंचोगे।
और माइंडसेट बनाओ। तुम में से ही बेटा, तुम लोगों में से ही सिलेक्शन होता है। हम तो सब पढ़ाने वाले सेम ही है ना। मैं तो चाहती हूँ तुम सबका सिलेक्शन हो, पर तुम्हारी सेल्फ स्टडी पे डिपेंड करता है कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका नहीं होगा। तुम कितना सीरियसली इस चीज को ले पा रहे हो, ये तुम पर डिपेंड करता है। हमारे लिए तो सब लोग सेम है, सबको सेम पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें सेम है, सबको डाउट बता रहे हैं। ये तुम पे डाउट सेशन होता है नीचे। डाउट सेशन में से तुम में से कितने जने आते हैं ये तुम्हें भी पता है, कि कौन कितना सीरियस है उस चीज को लेकर, ये तुम्हें भी पता है। उसके लिए बताने की जरूरत ही नहीं है। और ये जो सेशन है अपना 180 आउट ऑफ 180 वाला, ये केवल इस चीज का है कि आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आओ, हर छोटी चीज पर काम करो। ये नहीं सोचना इससे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। तो टेस्ट आपको एटेनिकोस देना है, और टेस्ट देना, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं कर लेते। एनालिसिस का मतलब घर आके तुम्हें पता तो होना चाहिए तुमने टेस्ट में गलती क्या की है। तुम्हें अपनी गलती पता ही नहीं है तो अगले टेस्ट में सुधारोगे क्या? तुमको पता ही नहीं है तुम क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हारे सिली मिस्टेक का पैटर्न क्या है। तुमसे बबलिंग गलत हो रही है, मतलब OMR शीट को भरने में गलती हो रही है, कि तुम करेक्ट इनकरेक्ट को गलत करके आ रहे हो, कि तुम मैच दी फॉलोइंग में गलत कर रहे हो, या तुम क्वेश्चन सही नहीं पढ़ पा रहे हो, पैनिक इतना ज्यादा हो जा रहे हो कि तुम्हें कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रहा है, या घर आके तुमसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। जब तक इन सब चीजों का आपको आइडिया ही नहीं होगा, आप उसको सुधारोगे कैसे, बताओ। अगर तुम्हें पता है कि मैडम मेरे से क्वेश्चन वहां नहीं होते पर घर आता हूं तो हो जाते हैं, तो हम उस पर काम करेंगे। तुमको पता चले अरे यार मैं तो बार बार करेक्ट इनकरेक्ट को ही गलत कर रहा हूं, तो हम उस पर काम करेंगे। तुमको पता चले मैं तो बार बार OMR में 4-5 क्वेश्चन गलत भरी आया, तो हम उसको भरने की पैटर्न को चेंज करेंगे, हम उसको और कॉन्शियसली भरेंगे, हम और चीजें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तुमको लग रहा है कि मैंने आंसर तो सही टिक कर दिया, या बस पॉइंट का ही फर्क था, मुझे लगा कि मैंने ही कुछ गलती की होगी, मैंने पहला मार्क कर दिया, मेरा वाला आंसर चौथा था, तो हम उसको सही करेंगे कि मेरे को सारे पहले ऑप्शन पढ़ने हैं तब आगे बढ़ना है। तो जब तक आपको आइडिया ही नहीं है कि आप किस पैटर्न की गलतियां कर रहे हो, तब तक चीजें कैसे इंप्रूव करोगे। और हर टेस्ट के बाद आपको, मान लो आपके पहले टेस्ट में, यहां पर टेस्ट में अगर हम बात करें बेटा, मान लो आपके टेस्ट में 400 नंबर आ गए, तो अगले टेस्ट में आपका क्या रहना चाहिए, कम से कम आप 10 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट रखो, कम से कम, मतलब मिनिमम 10 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट, जिससे अपने को लोड भी नहीं लेना कि मेरे को अगले टेस्ट में और 10 सही करके आंसर लाना है। तो आप अप्रोक्सीमेट 450 मार्क्स का रखो, उसके बाद 500 का रखो। और जरूरी नहीं है कि तुम्हारे ये 500 ही आ जाए, हो सकता है अचानक से 500 के बाद तुम वापस 480 पे अटक जाओ, तो ये गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है तुमने कम पढ़ाई की है, हो सकता है बेटा फिर आप इसमें क्या साथ में अपनी रैंक देखा करो कि इस बारी में कौन सी रैंक पे आ गया। कई बार क्या होता है, पेपर भी टफ होता है, तो आप केवल और केवल मार्क्स से नहीं एनालिसिस कर सकते, आप रैंक भी देखो कि इस बारी में कितनी रैंक पे आया हूँ, पहले मैं इतनी रैंक पे था, इस बच्चे से मैं ऊपर रहता था, अभी मैं इसके नीचे चला गया हूँ, मैंने ऐसी क्या गलतियां की, उसको इंप्रूव करो। और किसी का भी ग्राफ ऐसा नहीं जाता, नहीं जा ही नहीं सकता भाई, हम इंसान हैं, बहुत सारी चीजें होती है हमारे साथ, हम गलतियां भी करते हैं, हम सुधारते भी हैं। तो ग्राफ आपका ऊपर नीचे जाता हुआ ही जाएगा, मजा उसमें ही आएगा। फिर कहानी सुनाना, भाई मेरे साथ तो ऐसी ऐसी दिक्कतें हुई थी, पता है तुझे, फिर भी देख मैंने नीट निकाल लिया, तब मजा भी आएगा। इतनी सिंपल सूखी स्टोरी सुनाओगे, मैं तो हमेशा ही टॉप करता था, तो फिर मजा भी नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई। टेस्ट में एनालिसिस एट एनी कॉस्ट, टेस्ट के नंबर जितने आए हैं उससे इंप्रूवमेंट का स्कोप कि इतने में मेरे को अब इतना लेकर ही आना है, 10 क्वेश्चन का इंप्रूवमेंट, 50 मार्क्स का इंप्रूवमेंट करना ही करना है। उसके लिए तुम अच्छी मेहनत करो कि मैंने पिछली बार ही NCERT क्वेश्चन का पैटर्न चेक करो कि मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो मेरे मार्क्स इतने रह गए, क्या मैंने NCERT में नहीं पढ़ा था ये चीज़ जो मेरे से नहीं आए, या कम नंबर आ गए, या मैं NCERT की लैंग्वेज नहीं समझ पाया, तो इस बार NCERT पढ़ के जाओ। तुम्हें लगा कि अच्छा मैं इस तरीके के, मतलब न्यूमेरिकल में मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करके जाओ। और घर पे भी जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको कैलकुलेटर हाथ में लेना ही नहीं है, वो हैबिट डालनी ही नहीं है। वो हैबिट डालोगे तो आपको वही हैबिट लगेगी, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। चाहे अभी आपको टाइम लगे कैलकुलेशन में घर पे बैठ के, पर हाथ में कैलकुलेटर से नहीं करना आपको कैलकुलेशन। आपको हमेशा अपने हाथों से लिख कर, नीट में थोड़ी मिलेगा हमें कैलकुलेटर, वहां मिले तो खूब यूज करो, मिलेगा ही नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, आपको हैबिट डालनी है पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, घर पर एटलीस्ट। जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हम लोग जनरली क्या करते हैं बताते हो, हम लोग टाइम बचाने के लिए क्या करते हैं, हाँ हो गया, इसमें तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा, हो गया इसमें तो ये नहीं। बेटा यही तो दिक्कत है, जब तुम पेपर में सॉल्व करोगे तो वो होगा नहीं, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस ही खत्म हो गई कैलकुलेशन की।
तो तुम्हें घर पर भी स्टार्टिंग से एंड तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि नीट में भी तो यही करके आओगे ना, आंसर पूरा निकाल के आओगे ना। और एक बार बार आंसर की चेक कर करके क्वेश्चन नहीं देखना। एक क्वेश्चन करा फिर देखा सही है आगे बढ़े, नहीं। कम से कम 15 क्वेश्चन करो, 20 क्वेश्चन करो इस तरीके के, या 30 क्वेश्चन करो। मैं तो कहती इनफैक्ट पूरे 45 क्वेश्चन करो, उसके बाद आंसर की चेक करने की हैबिट रखो। एक एक दो के बाद नहीं देखनी, टाइम भी वेस्ट होता है, दूसरा माइंड भी खराब होता है। तुम अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट लगाने लग जाते हो, उस पर नहीं पता कैसे चलेगा कि तुम्हें कितनी आती है चीजें। तो घर पर भी उस तरीके से काम करना है जिस तरीके का काम आप कहाँ करोगे, अपने पेपर में या एग्जाम में। और हर टेस्ट को नीट का पेपर मानकर आगे बढ़ना है। आप अगर टेस्ट को सीरियस नहीं लोगे तो आपको भी फिर वो सीरियस नहीं लेगा और आपके मार्क्स में आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा। भाई सीधी सी बात है, जितना भाव तुम नीट को दोगे उतना भाव तुम्हें मिलेगा फिर रिजल्ट के वाले दिन। सारा खेल प्रायोरिटी का है, आपके लिए कितना महत्व है उस चीज का आपके जीवन में, आप उस पर कितना काम कर पा रहे हो, बस। और मैं बार बार ये चीज बोल रही हूं, अभी तो हमें लग रहा है कुछ भी नहीं है, अभी बिल्कुल भी, मतलब तुम लोगों को अगर ऐसा लग रहा हो कि मैम बहुत टाइम है, अभी तो आराम से हो जाएगी चीजें, नहीं है बेटा आपके पास टाइम। आप समझो इस चीज को, आपको 2 साल का सिलेबस 1 साल में पढ़ करके विद लॉट्स ऑफ क्वेश्चन फिर आगे बढ़ना है, तो समय तो है ही नहीं। अभी है जो है, बस उस पर काम करना स्टार्ट करो। ये चीज समझ आ गई टेस्ट वाली? टेस्ट में हमें अच्छे से करना है। नेक्स्ट, फिजिकल के अंदर अगर बात की जाए, देखो फिजिकल केवल और केवल फिजिकल तक लिमिटेड अब रही नहीं है। आप देखोगे फिजिकल के कॉन्सेप्ट को, मोल को, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब में पूछ लेता है वो अभिक्रियाओं में यूज करके कि ये अभिक्रिया होगी, बता कितने मोल बनेगा। अब पहले तो अभिक्रिया क्या होगी, ये इनऑर्गेनिक की है या ऑर्गेनिक की है, तो उसकी अभिक्रिया पता होनी चाहिए, कितना बनेगा, ये फिर फिजिकल से आ जाता है। यानी कि मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं और मिक्सिंग होती है। आपको यहाँ पर फिजिकल के क्वेश्चन की भी क्या मिलेगी, मिक्सिंग मिलेगी, और वो चीज देखते ही क्लिक होनी चाहिए। ये किस पर डिपेंड करेगा, जितना तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी। स्पेशली ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में तो भूल से भी ये मत कर जाना ये चैप्टर नहीं कर रहा हूं, मेरे बस की नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये छोड़ देता हूं, बाकी सारे कर लेता हूं। पता चली 4 क्वेश्चन आ गए, बीच में एक क्वेश्चन हेलो एल्केन का आ गया, ये तो हेलो एल्केन से ही बन रहा है, बाकी सारे बन रहे तुम्हारे अल्कोहल, फिनॉल और एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन से। तुम्हें वो एक स्टेप नहीं आएगी तो करोगे कैसे? आते हैं ना ऐसे क्वेश्चन। मैं कुछ डाल दिया, ये बन गया, फिर बी बन गया, फिर सी बन गया, फिर डी बन गया, बता डी क्या है? क्वेश्चन कैसे आता है? ये आ गया हेलो एल्केन से, ये आ गया हाइड्रोकार्बन से, इसमें लग गया कोई इफेक्ट जीओसी का, और ये आ गया अल्कोहल से। अब क्या करोगे? और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, पता नहीं कितने हैं। मतलब ऑर्गेनिक में मिक्स क्वेश्चन आएंगे। ऑर्गेनिक की तुम्हारी रिवीजन इतनी खतरनाक होनी चाहिए कि तुम फटाफट उसमें अभिकर्मक देखो, कंडीशन देखो और बता दो क्या बनेगा। नेम रिएक्शन टिप्स पे होनी चाहिए, अलग कॉपी होनी चाहिए, पता होना चाहिए ये अभिकर्मक है, ये कंडीशन है, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेम रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक में कंफ्यूज हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा इसका क्या काम है। कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक में। कंडीशन का मतलब तापमान वगैरह के लिए देता है वो। तुम शांत H2SO4 डालते हो, तापमान अगर अधिक डाल देते हो 170 के आसपास, तो डिहाइड्रेशन से पानी निकल जाता है, H2O रिमूव होता है, एल्कीन का निर्माण। वहीं पर तापमान 140 के आसपास डाल देते हो तो ईथर बन जाता है। बात आ रही है समझ में? तो आपको छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऑर्गेनिक जब अपनी स्टार्ट होगी तब मैं आपको बताऊंगी, आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी है। ऑर्गेनिक में आप एनसीईआरटी खोलोगे ना, मान लो हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, तो उसमें दे रखा है स्टार्टिंग के जो मेंबर होते हैं वो गैस होते हैं कि लिक्विड होते हैं कि सॉलिड होते हैं, इस तापमान पर ये काम होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में वो आपको लिख के दे दिया, पहला स्टेटमेंट, फिनॉल इस तापमान पर लिक्विड होता है कि सॉलिड होता है कि गैस होता है। अब ये चीज आपको कहां से देखनी है? एनसीईआरटी से आनी चाहिए, ये चीज आपको देख के जानी है एनसीईआरटी से। बात आ गई समझ में? तो हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, इंपॉर्टेंट चीजें तो करनी करनी, हम इंपॉर्टेंट के पीछे भागने लग जाते हैं। और इस बार का पेपर देखो आप, जहां से एक्सपेक्ट आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं करते हो वहां से आ जाता है। मैंने बताया था, मतलब अभी आप पढ़ेंगे अपन विलियन चैप्टर है, उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के भी आए थे, जेई एडवांस लेवल का स्टीरियो का क्वेश्चन भी आया है, प्रकाशिक समावयी का क्वेश्चन भी आया है, पर मैच दी फॉलोइंग भी आई है छोटी छोटी।
एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आए हैं। विलियन के प्रकार कितना आसान मानते हैं अपन, वो टेबल बना के पढ़ते हैं, उससे भी क्वेश्चन आया है। मतलब क्या है, आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब आपको हर चीज पढ़ के जानी ही जानी है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी बात सही है, पर बेटा अभी आपके पास इंपॉर्टेंट की समय, मतलब आप अभी इंपॉर्टेंट के पीछे नहीं भागोगे ना। इंपॉर्टेंट की बात है तो हम आगे कर लेंगे, अभी तो कम से कम आप सब चीजें पढ़ो, स्टार्टिंग में तो सब कुछ पढ़ो ना। क्योंकि हमें एक परफेक्ट स्कोर चाहिए तो हमें सब कुछ पढ़ना है। फिर समझ आ रही है बात। और स्मार्ट स्टडी बोलते हैं अपन इसको। स्मार्ट स्टडी कैसे, कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका सबका अपना अपना हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग कैसे बनाने चाहिए, आपने एक बार रिवाइज कर लिया पूरी कॉपी इन द सेंस आपने पूरा चैप्टर रिवाइज किया, आपने उसके साथ में मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन करने के बाद प्लीज मेरी बात मानना, एक बार रिवाइज जरूर करा करो अपने नोट्स को वापस। जब आप नोट्स वापस रिवाइज करोगे ना, आप जिसको भाव नहीं दे रहे थे उसको भी लगेगा भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तुमको मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा कि मैडम इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है। तुम जब क्वेश्चन करोगे बहुत सारे, तो तुम्हें अपने आप देख के समझ आ जाएगा कि इसमें से तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर शॉर्ट नोट्स बनाना एक बार, उसके बाद तुम्हें चीजें अपने आप समझ आने लगेगी। उसके बाद क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बन गए, आप बार बार टेस्ट दोगे, टेस्ट के पेपर का आके एनालिसिस करोगे। आपको टेस्ट के पेपर में कोई एक अच्छा क्वेश्चन मिला, कोई एक अच्छा पैटर्न मिल गया, कोई एक अच्छी अप्रोच मिल गई जो तुमसे नहीं हुई एक बार में, या तुमसे हो गई पर तुम्हें लगा कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया है, मैंने बहुत तगड़ा क्वेश्चन कर दिया है, उस क्वेश्चन को अपने शॉर्ट नोट्स में डालो या अपने नोट्स में डालो। समझ आ रही है बात। मतलब जो भी कुछ नया मिले, तुम्हें लगे ये इंपॉर्टेंट है, ये काम का, ये मेरे से नहीं हुआ, ये मुझे करना चाहिए, ये आ सकता है, उसको लिखो। समझ आ गई। देखो बेटा, अगर आपको इस तरीके की चीजें लेकर आनी है, इस तरीके की चीजें चाहिए, तो आपका जीवन लोगों से अलग ही होगा। इस टाइम पे लोग पीजी में बैठ के खाना खा रहे होंगे, है ना, सो रहे होंगे, तुम्हारा जीवन उनसे अलग ही रहेगा अगर तुम्हें अलग चीज चाहिए तो। सीधी सी बात है। तुमने चुना है ना, डॉक्टर बनने का सपना तो तुमने ही चुना है, तो उस पर काम करना पड़ेगा। और काम करने के लिए देखो, मोटिवेशन की जरूरत इधर उधर से नहीं होती। आप केवल उस दिन को इमेजिन किया करो जब आपका सिलेक्शन हो गया है और आपने ये बात जाके अपने टीचर या अपने माँ बाप को ये खबर दी है। ये सब कुछ वर्थ हो जाएगा। जितने भी तुम बेटा, सब लोग स्ट्रगल करते हैं। तुम अपने एक बार पापा से जाके पूछना, उन्होंने अपनी लाइफ में कितने स्ट्रगल किए हैं। यहाँ खड़े हुए किसी भी व्यक्ति से जो इस टाइम पे मैं इतनी बातें बोल पा रही हूँ, तो हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं चीजें बहुत स्ट्रगल की है, तब जाके ये काम हुआ है। तो आपको भी ये समय आपका वही है, और अभी हंसते खेलते चीजें हो जाएगी। एक बार थोड़ी सी उम्र ज्यादा आ गई ना, तो लोग पूछेंगे भी नहीं। फिर तुम्हें हर जगह से और प्रॉब्लम आएगी, और हाथ में नौकरी भी नहीं होगी तो ज्यादा दिक्कत आएगी। और इस साल के बाद इमेजिन करके देख लो, अगर नहीं हुआ, भगवान ना करे सिलेक्शन, तो फिर क्या। इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कुछ नहीं मिल सकता। इससे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए कुछ भी नहीं है। समझ आ गई बात। तो ये चीज क्लियर है। ऑर्गेनिक में हमें क्या करना है, यहां पर कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना, कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना बिल्कुल भी। ऑर्गेनिक पूरी पढ़नी है। मिक्स क्वेश्चन आते हैं जीओसी को बहुत खतरनाक बेहतरीन तरीके से सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में से देखकर बहुत शानदार पढ़ना है। जीओसी नहीं समझ आएगी ऑर्गेनिक में, पूरी ऑर्गेनिक में बहुत परेशान रहोगे। और एक बार जीओसी समझ आ गई ना, ऑर्गेनिक में मजा आएगा, बहुत मजा आएगा तुमको क्वेश्चन करने में। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की सबसे शानदार बात यह है कि ये तुम्हारा टाइम बचाती है पेपर के अंदर। अभी तुम्हें पढ़ने में टाइम लगेगा, नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, नेम रिएक्शन याद करने में, अभिकर्मक याद करने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन जब आप पेपर में बैठे होगे ना, तो पेपर में आपका टाइम बहुत बचेगा। इसके फटाफट टिक टिक करना है, और इसका टाइम बचा करके कहाँ यूज करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री में और साथ में फिजिक्स में। बात आ रही है समझ में। इनऑर्गेनिक बच्चे बोलते हैं मैम रटना पड़ता है। देखो, मैं मान सकती हूँ कि अपवाद वाली चीजें हम लोगों को थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती है, पर उसमें भी हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर रीजन के साथ बात करते हैं। और अगर आपके पास अभी हमारा चल भी रहा था पूरा तत्वों का वर्गीकरण, वो आपको क्लियर है ना, तो आप चीजों को आसानी से रिलेट कर पाओगे। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इन सभी चीजों में। हाँ, रिएक्शन थोड़ी बहुत याद करने वाली होती है, पर आप बार बार सेम बार उसको रिपीट करोगे ना, तो वो भी आपको यूज्ड टू हो जाओगे। बात आ रही है समझ में। और उसका टाइम सोचो, तुम्हें पता है कि यही होना है इसमें। क्रम हो गया, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किया, आयनन ऊर्जा वाले कितने सारे क्वेश्चन किए। कितनी देर लगती थी इसके क्वेश्चन करने में, 1 सेकंड या 2 सेकंड।
थोड़ा बहुत सोचने का टाइम मिल गया तो 1 मिनट भी पूरे नहीं लगते ना इसमें, तो पेन तो चलाना ही नहीं है, सिर्फ दिमाग चला के टिक करना है आपको आगे, है कि नहीं। तो आप इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बेटा अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर ली ना तो तुम बहुत फायदे में रहने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा नीट के पेपर में टाइम बचना बहुत बड़ी बात है। वहां से अगर टाइम बच गया, वहां से टाइम बचा के फिर आप उसको फिजिक्स और फिजिकल में काम में ले सकते हो, और उसके लिए अभी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ गई बात। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने बात कर ही ली है, इनऑर्गेनिक में हम लोगों ने बात कर ही ली है, ठीक है। अब मैं अगर इसको पूरा कंक्लूड कर दूं कि कैसे हम लोग 180 आउट ऑफ 180 स्कोर का सोच सकते हैं, सबसे पहले डिसिप्लिन। दूसरी बात, कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। और उसमें बेटा मैंने सब कुछ बोला है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें तो समय ही नहीं मिल पा रहा है मैम, हम कैसे करें, हमारे तो ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है। केवल देखो क्लास ले रहे हो तुम लोग रेगुलरली आके, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपकी सेल्फ स्टडी कितनी है वो डिपेंड करता है। तीसरी बात, टेस्ट और उसका एनालिसिस, एट एनी कॉस्ट टेस्ट देना है। चौथी बात, शॉर्ट नोट्स बनाओ, अभी बनाओ, चैप्टर खत्म हो गया, क्वेश्चन करें, शॉर्ट नोट्स बनाओ, आपको आगे बहुत काम आएंगे बेटा। आप एक बार किसी भी अपने कोई सीनियर हो जिसका सिलेक्शन हो गया, उससे पूछ के देखना एक बार। आपके पास एक ऐसा समय भी आएगा जब आपको पूरी केमिस्ट्री एक दिन में रिवाइज करनी है, और कितनी कॉपियां, ढेरों कॉपियां रिवाइज करोगे क्या एक दिन में? पॉसिबल है क्या ये चीज तुम्हारे लिए? नहीं। लेकिन वही अगर 3-3 पन्ने में तुम्हारे शॉर्ट नोट्स कवर है तो करोगे कि नहीं करोगे? कैसे इतने अच्छे मतलब ऐसे बच्चे देखे उन्होंने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 4-5 पन्नों में खत्म कर रखा है, नेम रिएक्शन को 2 पन्नों में खत्म कर रखा है। अच्छा, ये कैसे कर पाएंगे? जब आपको खुद चीजें याद होगी, जब आप खुद रिवाइज करोगे, जब आपने एनसीईआरटी में सब कुछ देख लिया, क्या इंपॉर्टेंट है आपको पता चल गया, तब होगा ना ये काम। और ये काम होगा तुमसे ही होगा, तुम्हारे जैसे ही बच्चे हैं। बात आ रही है समझ में? तो आपको इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है और टाइम टेबल के साथ अब पढ़ना स्टार्ट करना है बस। ऐसा नहीं सुबह उठे आज तो फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है, अरे आज तो फिजिक्स का मन ही नहीं कर रहा है, ये काम नहीं करना हमें। प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, किस में क्या लेना है। आपसे अगर एक साथ ही दिन मतलब एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़े जाते, आप इसमें मैं हमेशा बोलती हूँ कॉम्बिनेशन बनाओ। केमिस्ट्री के साथ एक बॉटनी उठा लो या जूलॉजी कोई भी, ऐसे फिजिक्स के साथ एक चीज, उससे बोर हो जाओ फिर चेंज कर दो। समझ आ रही है बात? आप अगर बोर हो रहे हो ना तो पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ाई के पैटर्न में चेंज करो कि पढ़ना तो छोड़ना ही नहीं है, नीट थोड़ी छोड़ना है हमें, तो पढ़ना नहीं छोड़ना, अपने पैटर्न में चेंज करो। मैं खुद की बता रही हूँ, मैं जैसे सुबह उठ के पढ़ना, शाम को रात तक लेट तक पढ़ना, सब लोग इसके बारे में बहुत बातें करते हैं। देखो सुबह की पढ़ाई हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पे हम लोग बोलते हैं बहुत अच्छी होती है, पर तुम्हारे बस की ही नहीं है। सुबह उठ गए अगर तो पूरी दिन ही सोने में निकल रहा है, हो ही नहीं पा रहा है मैनेज, एकदम से नहीं हो पा रहा है मैनेज, कोई बात नहीं, अब रात में पढ़ो, पढ़ाई नहीं छोड़नी। मैं खुद रात में 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ती थी, एक टाइम में इस चीज से बोर हो गई, 2-3 महीने इस चीज से बोर हो गई, मैंने 6 बजे उठ के स्टार्ट करा पढ़ना, 5 बजे उठ कर पढ़ना स्टार्ट करा, उसमें उससे बोर हो गए, वापस रात में पढ़ना स्टार्ट किया। तो ये आपके ऊपर है, पढ़ने से बोर हो रहे हो तो पढ़ाई नहीं छोड़नी, उसका पैटर्न चेंज कर दो ना। तुम बोर हो गए रिवाइज करते करते, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तुम दिमाग लगाते लगाते परेशान हो गए क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तुम बायो लेके बैठ जाओ, उसको रिवाइज कर लो, उसके डायग्राम देख लो, उसकी एनसीईआरटी पढ़ लो। तुमको कुछ नया पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तुमने कल जो टॉपिक पढ़ा उसकी एनसीईआरटी उठा के पढ़ लो। समझ आ रही है बात? तो ये चीजें बेटा आपको सोचनी पड़ेगी। क्लियर है? अब किसी के कोई भी डाउट्स हो वो पूछो। जैसे अभी तो हमारा स्टार्टिंग फेज है, जैसे अभी लास्ट में हम मतलब काफ़ी सारा सिलेबस हो जाएगा, चारों सब्जेक्ट का टोटल सिलेबस हो जाएगा, तो मैम उसको रिवाइज कैसे करेंगे हम थोड़ा? देखो रिवीजन के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट अपने जो काम आता है वो है टेस्ट। जब आप लास्ट तक आ जाओगे ना तो आपके पास लास्ट में तो आपकी फाइनल टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी। फाइनल टेस्ट सीरीज में स्टार्टिंग में पार्ट सिलेबस का टेस्ट होगा, फिर फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। पहले पार्ट सिलेबस कवर हो जाएगा, 2-2, 3-3 चैप्टर आ गए हर में, उससे होगा आपका रिवीजन। तो पहली चीज़ तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको बिल्कुल नीट के पेपर की तरह ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, तो उससे तुम्हारा लास्ट में रिवाइज हो जाएगा। दूसरी बात, अगर तुम ये पूछना चाह रहे हो कि मैम एक साथ में 3-3 चैप्टर कैसे रिवाइज करूंगा, एक ही मतलब मान लो एक टेस्ट में 12 चैप्टर आ रहे हैं, उसको कैसे रिवाइज करूंगा, मैं उसी के लिए बोल रही हूँ। तुमको उसको रिवाइज वहां पर टाइम में करने के लिए अब से मेहनत करनी पड़ेगी। सोचो तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स हैं तो उसका रिवीजन आसान होगा कि नहीं होगा। एक और चीज, मान लो तुमने मॉड्यूल के क्वेश्चन किए, पहली बारी में जब भी मॉड्यूल के क्वेश्चन करोगे, कुछ क्वेश्चन मान लो तुमने 300 क्वेश्चन किए किसी एक चैप्टर के,
300 में से सारे ही क्वेश्चन ऐसे थोड़ी होंगे जो घूमे हुए होंगे। बहुत सारे कैसे होंगे, अरे टिक, ये तो पढ़ा था, टिक, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, टिक, मूल कॉन्सेप्ट के सीधे फॉर्मूले बेस्ड आ गए, 2 फॉर्मूले को मिक्स करके आ गए। हमें पता है ये तो आज हो गया, कल भी होगा, परसों भी होगा, नीट में भी होगा, मेरे को पता है, मेरे को उसको नहीं करना। मैं क्या करूंगी, मेरे को क्वेश्चन घुमा हुआ लगा, इसमें तो नया कॉन्सेप्ट है, मुझे तो समझ नहीं आया, मैंने तो ये मैम से पूछ के किया है, मैंने तो ये बहुत दिमाग लगा के किया है, हो सकता है मैंने अभी कर लिया पर मैं बाद में भूल जाऊं, उनको क्या करते जाओगे, स्टार मार्क। तुम्हारे पास छटनी हो गई है। अब जब भी नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, टेस्ट आएगा ना, तो मॉड्यूल के वही क्वेश्चन ट्राई करने हैं। समझ आ गई बात। और शॉर्ट नोट्स बनाओ अभी से ही, अब से ही शॉर्ट नोट्स बनाओगे और उसमें ऐड करते जाओ। जब भी तुम्हारा टेस्ट होगा ना, अब टेस्ट तो मल्टीपल टाइम्स होगा एक चैप्टर का, तुम्हारा उसी चैप्टर का वापस टेस्ट है, तुम्हें वापस कुछ नया मिला, ऐड कर दो। तुमने कभी एनसीईआरटी खोली, वापस कुछ नया मिला, ऐड कर दो। कई बार क्या होता है, हम बार बार क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमारे पास मतलब जो हमने छोड़ी थी चीज वो लगने लग जाती है इंपॉर्टेंट, उसको ऐड कर दो। तो शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास होंगे तो आपके लिए ये काम बहुत ईजी हो जाएगा। वरना आप खुद सोचो, आपको अभी से ये सोचने में घबराहट हो रही है ना कि मैं एक साथ ही कैसे करूंगा ये, बेटा तुम देख लेना, तुम आगे जाके एक ही दिन में, मेरे साथ भी हुआ है पूरी ऑर्गेनिक भी मैंने एक दिन में रिवाइज की थी, जब अपने टाइम पर हम बात कर रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री भी एक दिन में रिवाइज की हुई है, सारे काम अपने हो जाते हैं। अभी हमसे एक चैप्टर को करने में 1 सप्ताह लग रहा है, फिर एक ही चैप्टर को तुम यहाँ पर 2 दिन में कर दोगे, फिर एक ही चैप्टर को तुम 3 घंटे में कर लोगे, फिर एक ही चैप्टर को तुम 1 घंटे में कर लोगे, फिर 1 घंटे में तुम एक साथ 2 चैप्टर रिवाइज कर लोगे। ये कैसे होगा, जब तुम्हारा रिवीजन क्या हो जाएगा, मल्टीपल टाइम्स, तो अपने आप ही चीज़ हो जाएगी शॉर्ट। लेकिन हाँ, शॉर्ट नोट्स पे काम अभी करना स्टार्ट कर लो, आगे के लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। और किसी का कोई डाउट? मैम थ्योरी को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, मतलब थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो अगर ये भी क्वेश्चन नहीं बना फिर वापस थ्योरी, और थ्योरी में ज़्यादा टाइम जा रहा है क्वेश्चन से ज़्यादा। अच्छा, जैसे किस चैप्टर की भी बात कर रहे हो ये स्पेशली? बोल कॉन्सेप्ट सारी अब तक, जैसे इनऑर्गेनिक के मेन, तो इनऑर्गेनिक के जैसे जेड इफेक्ट वगैरह चल रहे हैं तो हमें भूल जाते हैं, तो वापस पूरा रिवाइज करो उसको। ठीक है, तुम इसमें देखो एक काम ये कर सकते हो, लिख के पढ़ना स्टार्ट करो पहले तो एक बार। मतलब जब भी तुम रिवाइज करो ना, एक तो सेम डे रिवाइज करो, और सेम डे भी ऐसे हवा में नहीं रिवाइज करना। कैसे रिवाइज करना है हमें, सेम डे भी कैसे रिवाइज करना है मैं तरीका बताती हूँ। मतलब मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें, मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम थी, अब होता है शायद सबके साथ, मेरी एक हैबिट थी कि जब तक मेरे को रिवाइज 100% नहीं होगा ना, वो मैं क्वेश्चन नहीं कर सकती। मेरे दिमाग में ऐसा रहता था कि मैं भूल गई, वही चलता रहता था। तो उसके लिए क्या कर सकती, या मैंने क्या किया था, मैंने आज जाके पढ़ा, आज की क्लास में अच्छे से पढ़ाई की, पहले घर जाके सेम डे उसको रिवाइज किया। मुझे इस चीज़ से बहुत इंप्रूवमेंट मिली। मैंने सेम चीज़ जाके रिवाइज की घर पे, और जब मैंने उसको रिवाइज किया ना, मैंने उसको लिख के रिवाइज किया पहली बार में, फिर एक बार और रिवाइज कर लिया थॉरोली, देन बंद कर दिया। उसके बाद एक ब्लैंक पेपर लिया, उस पर लिख लिया मेरे को जो जो याद आ रहा था। समझ आ गई बात। तो मैंने उसको डे 1 ही, जिस दिन मेरी पढ़ाई हुई थी ना क्लास में, जिस दिन मुझे वो क्लास पढ़ाई गई थी, उसी दिन मैंने उसको ऐसे रिवाइज कर लिया कि अगले दिन अगर आके सर मेरे से पूछे बेटा हमने क्या पढ़ा था, तो मैं खड़े होके बता दूं ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये क्रम था, ये क्रम था, ये क्रम था। समझे? तुमने पहले दिन ही ऐसा रिविजन कर लिया। फिर क्या किया तुमने, नेक्स्ट डे ऐसी दूसरी क्लास का कर लिया, तीसरी क्लास का। फिर मैंने जब तीसरे दिन रिवाइज किया ना, तो मैंने एक दिन का रिवाइज नहीं किया, मैंने क्या किया, 3 दिन का रिवाइज किया। बात आ गई समझ में? तो मेरे दिमाग में चीजें बैठना स्टार्ट हो गई। क्या इनऑर्गेनिक में क्या है ना, स्टार्टिंग में हमारे पास जो क्रम है वो कुछ नए हैं। किसी में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसी में 2 मिक्स कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, किसी में 3 लग रहे हैं। बात आ रही है समझ में? और उसको सबसे अच्छा तरीका क्या है रिवाइज करने का, सेम डे करो, और रिवाइज ऐसा करो कि अगले दिन कोई तुमसे पूछे तो तू 15 मिनट में बता दे कि इसके अलावा कुछ था ही नहीं। ठीक है? उसके बाद फिर तुम्हारा टॉपिक पूरा हो जाए, फिर क्वेश्चन ट्राई करो। एक बार ये चीज ट्राई करके देखना, ठीक है? और कोई बेटा किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट? पढ़ाई का टाइम टेबल ढंग से नहीं बना पा रही, मतलब कि पढ़ाई नहीं कर पाती टाइम से। टाइम टेबल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। टाइम टेबल देखो, आप 2-3 चीजों को ध्यान में रख के टाइम टेबल बनाओ। पहले तो खुद को कि तुम फॉलो कर सकते हो क्या उसको। ऐसा नहीं लंबा चौड़ा तुमने 12-12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया है और हो ही नहीं पा रहा मैनेज, तो वो काम तो करना नहीं है। अपनी सुविधा अनुसार बनाओ। स्टार्टिंग में आपको लग रहा है आप 7 घंटे मैनेज कर सकते हो तो 7 घंटे रखो, ठीक है? और अपने अनुसार देखो, मैं हमेशा टाइम टेबल का एक मैं स्ट्रक्चर बता सकती हूँ, लेकिन तुम किस टाइम पे उठोगे, तुम्हें पीजी में किस टाइम पे खाना मिलता है, वो सारी चीजें तुमको अपनी इनबिल्ट करनी है। अब इसमें हम कैसे एग्जांपल ले सकते हैं? मान लो तुम्हारी सुबह 8 बजे से क्लास होती है, तुम उससे पहले उठ करके जल्दी अगर मैनेज कर पा रही हो तो 1 घंटे रिवाइज करके आओ चीज़ों को, ठीक है? यहाँ से गए
1 बजे आपका ऑफ हो गया, आपने खाना पीना खाया, मान लो 2:30 बज गए, हम 3 भी मान लेते हैं, चलो 3 बजे तक तुम्हारा घर दूर है, तुम 3 बजे तक पहुंचे, मैं खाना पीना खा के 3 बजे एकदम तुम फ्रेश फील हो गए, फ्री हो गए, तो अब तुम्हें 3 बजे से यहाँ पर स्टार्ट करना है पहला सेशन 3 से 5 का। 3 से 5 के सेशन में तुम अपने अकॉर्डिंग या तो तुम क्लास रिवाइज कर लो, तुम अपने दिन को 2 भागों में बांट दो। एक भाग तो वो जब तुम्हारा टेस्ट आ रहा है जिसमें तुम टेस्ट का पढ़ोगी, दूसरा भाग वो जिसमें तुम क्लास का रिवाइज करोगी डेली। तो इनिशियल वाला पार्ट जैसे हमने ले लिया, यहाँ पर अभी क्लास का पढ़ के आए, अभी पढ़ेंगे तो मान लो बोरियत आ रही है, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 घंटे फिजिक्स रिवाइज कर ली, फिजिक्स रिवाइज कर ली, या उसके क्वेश्चन तुम्हारे अकॉर्डिंग है, मान लो तुमने 3 घंटे का स्लॉट लिया, 1.5 घंटे रिवीजन हो गया, 1.5 घंटे के क्वेश्चन हो गए, चाय पानी पी ली अपने, उठ गए, फिर तुम एक बॉटनी या जूलॉजी का सेक्शन ले लो। समझ आ गई बात? उसके भी तुम्हारे अकॉर्डिंग है, तुमने क्वेश्चन कर लिए या फिर पढ़ लिया, वो हो गया। उसके बाद खाना पीना खा के शाम का सेक्शन किसका ले लो तुम, डेली क्लास रिवीजन वाला। मान लो सुबह उठ के तुमने बॉटनी वाला या जूलॉजी वाला एक क्लास रिवाइज कर ली, तो शाम को तुम्हारे पास 2 क्लास बची, तो तुमने खाना खाने के बाद उस वाले सेक्शन को रिवाइज कर लिया। बात आ गई समझ में? ऐसे करके आप अपना ट्राई कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो थैंक यू सो मच, अपन सेशन खत्म करते हैं।